हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेट जेआरएफ का पेपर 1। ये यूनिट नंबर 3 है और इसका नाम है संप्रेक्षण मीन्स कम्युनिकेशन। इसके पार्ट नंबर 1 में हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, संप्रेक्षण के जो विभिन्न जो राइटर्स हैं उन्होंने परिभाषा दी है उनके बारे में पढ़ेंगे। संप्रेक्षण की प्रकृति क्या होती है, संप्रेक्षण के तत्व क्या है, संप्रेक्षण के उद्देश्य क्या हैं और संप्रेक्षण के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक हर चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है नेट जेआरएफ का और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भी संप्रेक्षण क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी अलग अलग माध्यमों से प्राप्त की जाती है। ये कार्य संप्रेक्षण के द्वारा किया जाता है। संप्रेक्षण यानी कि अपनी बात को किसी तक पहुंचाना। मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने के लिए संप्रेक्षण पर निर्भर रहता है। संप्रेक्षण के माध्यम से समाज के साहचर्य बनता है, आपस में एक दूसरे से मिलजुल पाता है क्योंकि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तभी दूसरे लोग हमारी बातों को समझेंगे, हम उनकी बातों को समझेंगे, तभी क्या होगा, उसके बीच में साहचर्य बनेगा तथा विचारों का आदान प्रदान होता है। अतः हमारे जीवन में संप्रेक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संप्रेक्षण का अर्थ क्या हुआ? संप्रेक्षण का अर्थ है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। तो संचार या संप्रेक्षण को संचार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है सम तथा प्रेक्षण, जिसका अर्थ है समान रूप से प्रेक्षित किया हुआ, आगे पहुंचाया हुआ। और इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस या कम्युनिकेयर से। तो कम्युनिस का अर्थ है आदान प्रदान करना, इधर से उधर किसी चीज को पहुंचाना कम्युनिस्ट कहलाता है, आदान प्रदान करना कहलाता है। अतः संप्रेक्षण दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों का आदान प्रदान है जो लिखित, मौखिक और सांकेतिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं या अपने थॉट्स हैं उनको आपस में हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये रिटर्न में भी हो सकता है, मौखिक भी यानी कि ओरल भी हो सकता है और सांकेतिक भी। कभी कभी हम कुछ कहते नहीं है ना, सिर्फ हम इशारे से या तो आंख के इशारे से या हाथों के इशारे से या अपने हाव भाव से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं, उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक यानी कि सेंडर कहलाता है और प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो वीडियोज हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसे हम इंग्लिश में भी देखते चलेंगे और वैसे हम इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अब कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन की परिभाषा दी है। तो ये भी आ जाता है कि ये कोई परिभाषा दे दी जाती है, आपको पेपर में पूछा जाता है कि किसने लिखी है, या किसी एक पर्टिकुलर राइटर का नाम लिख दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से इनकी परिभाषा कौन-सी है। तो हमें हर वर्ड को, हर लाइन को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लिटिल के अनुसार। लिटिल ने क्या कहा है संप्रेक्षण के बारे में? वो कहते हैं कि मानव संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी या सूचना पहले से ही समित प्रतीकों यानी कि एग्रीड सिंबल्स के माध्यम से लोगों के बीच में प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है तथा वांछित प्रतिपुष्टि प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य होता है। जैसे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सिंबल्स हों, ठीक है, या अपनी मौखिक या लिखित भाषा में लोगों तक पहुंचा जा रही है, और साथ ही साथ प्रतिपुष्टि यानी कि उसका फीडबैक भी आ रहा है। ठीक है, तो खाली हम अपनी बात को पहुंचा ही नहीं रहे बल्कि फीडबैक भी हमें मिल रहा है, तो उसे मानव संप्रेक्षण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बोलने का, लिखने का और संकेत वगैरह के हिसाब से मानव के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। हालांकि ये कम्युनिकेशन तो बर्ड्स में, एनिमल्स में, उनमें भी होता है। ठीक है, वो अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मानव संप्रेक्षण की बात कर रहे हैं। एफ.जी. मेयर के अनुसार मानवीय विचारों और सोचों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। एफ.जी. मेयर क्या कहते हैं कि जो मानवीय विचार हैं या उनकी जो सोच है, उनके थॉट्स हैं, उनको शब्दों के जरिए, वर्ड्स के जरिए, पत्रों यानी कि लेटर्स के थ्रू या फिर संदेशों के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। थियो हेमन कहते हैं संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। संप्रेषण मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। कि संप्रेषण क्या है? मनुष्य को जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है और बताने की भी जिज्ञासा रहती है, उसकी पूर्ति करता है, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। तो 3 जो राइटर्स हैं उनकी हमने ये डिफाइन पढ़ ली है। तो जो डिफाइन है ये आपको याद करनी होगी, क्योंकि अगर किसी के थॉट्स है ना तो उसको उसी तरीके से याद करना होता है और फिर आपको ये याद हो जाएगा तो आप उसे मैचिंग कर सकते हो, अगर क्वेश्चन मैचिंग की फॉर्म में आता है तो। अब हम पढ़ लेते हैं कि संप्रेषण की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है।
तो संप्रेक्षण की प्रक्रिया को कला और विज्ञान दोनों ही स्तरों पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कला को अभ्यास पर तथा ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित किया जाता है। अतः संप्रेक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं कि कला और विज्ञान होता क्या है। कला होता है जैसे एक आर्ट, है ना, अपनी बात को कहना, सुनना, ठीक है। तो आर्ट सबकी अलग अलग हो सकती है। आर्ट बिल्कुल सेम नहीं होती किसी की, ठीक है, क्योंकि जैसे मतलब अब मेरा बात करने का तरीका कुछ और है, आपका कुछ और है, तो इसे आर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये हर चीज में यूज होती है। और विज्ञान में होता है जिसमें स्पेसिफाइड कोई आंसर हमें मिलता है, ठीक है, साइंटिफिक आंसर मिलता है। तो कला, हम संप्रेक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही कह सकते हैं। अपनी बात को कहने की हमें कला होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह विज्ञान है तो कला को अभ्यास पर तथा ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित किया जाता है। अतः संप्रेक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान ही आवश्यक नहीं है। जैसे विज्ञान के लिए तो क्रमबद्ध हमें ज्ञान चाहिए होता है, सिस्टमेटिकली नॉलेज चाहिए होती है, बल्कि प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति भी आवश्यक है। तो अगर हम क्रमबद्ध ज्ञान की बात करें तो ये विज्ञान हुआ, और प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति की, हमें किसी चीज को प्रेजेंट करने की आर्ट कैसी है तो उसे कला कहा जाता है, जिसको अभ्यास द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी के आधार पर संप्रेक्षण को पुरानी कला या नया विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। संप्रेक्षण की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों के अंतर्गत समझा जा सकता है। नंबर 1, संप्रेक्षण सामाजिक संबंधों को स्थापित करने वाली क्रिया है। जो भी हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं समाज में रहते हुए, तो ये इसको स्थापित करने की एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है। एक प्रभावी संप्रेक्षण आकर्षक व्यक्तित्व की अपेक्षा नहीं करता। तो अगर ऐसा नहीं है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत आकर्षक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। संप्रेक्षण प्रभावी होना चाहिए। हम अपनी बात को कैसे कह पाते हैं, कैसे सुन पाते हैं, कैसे उसका फीडबैक देते हैं, यही संप्रेक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आकर्षक व्यक्तित्व की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह संप्रेक्षण एक प्रबंधकीय कार्य है, एक मैनेजमेंट वर्क है ये। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों का चयन सानिध्य, उपयोगिता आदि कारकों द्वारा प्रभावित होता है कि हम किसके सानिध्य में कितना रह रहे हैं, क्या चीज हमारे लिए उपयोगी है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो संप्रेक्षण को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संप्रेक्षण एक प्रबंधकीय कार्य है। फिर है संप्रेक्षण अपने अंदर कला और विज्ञान दोनों ही तत्वों को समाहित करते रहता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कला भी होनी चाहिए, अपनी बात को कहने सुनने की प्रस्तुति करने की एक हमें आर्ट होनी चाहिए, और साथ ही क्रमबद्ध ज्ञान भी होता है। इससे कला और विज्ञान दोनों ही है। संप्रेक्षण एक मार्गी या द्विमार्गी दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ये हो सकता है कि जैसे मैंने अपनी बात से दूसरे लोगों तक पहुंचाई तो एक मार्गी है, और अगर साथ ही साथ दूसरी तरफ से उसका फीडबैक भी आ गया, प्रतिपुष्टि भी हो गई, तो द्विमार्गी भी है। तो कभी कभी संप्रेक्षण एक मार्गी हो सकता है या फिर कभी कभी द्विमार्गी भी हो सकता है। फिर सड़कों पर नाटकों का आयोजन एक मार्गी कहलाता है। जैसे सड़क पर नाटक वगैरह किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं ना, तो ये एक मार्गी है कि इससे उन्होंने जो किया मतलब लोगों तक पहुंचा दिया। इसी तरह जनसभाएं हैं, पद यात्रा है, प्रदर्शन, रैली, ये सब क्या है, ये द्विमार्गी संप्रेक्षण की क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। तो सड़कों पर जो नाटक किया गया है वो एक मार्गी का उदाहरण है, और जो जनसभाएं लोगों को संबोधित की जाती है, पद यात्रा की जाती है, लोगों के सानिध्य में रहा जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, उसका फीडबैक साथ साथ मिल जाता है ना, प्रदर्शन करने का क्या रिएक्शन हुआ, और रैली वगैरह, ये सारी हमारी द्विमार्गी संप्रेक्षण की प्रक्रिया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि संप्रेक्षण के तत्व क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो संप्रेक्षण में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी हम अपनी बात कहना चाहते हैं उसमें बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। तो संप्रेक्षण स्पष्ट रूप से आरंभ होना चाहिए। फिर इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सततता होनी चाहिए। संप्रेक्षण सतत और संदेश प्राप्तकर्ता के अनुसार ही होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, नहीं कि आपने 2-3 वर्ड अभी कह दिए, कोई बात कहनी है, 1-2 वाक्य भी बता दिए फिर उसको तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिससे जो आप कहना चाहते हैं या लोग आपसे कहना चाहते हैं वो आप ढंग से प्राप्त कर पाओ। फिर आता है इसमें एडुकेसी होनी चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए। संप्रेक्षण में सूचना या संदेश पर्याप्त होने चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए और पूरा भी होना चाहिए। फिर है ये टाइमलीनेस होना चाहिए, सामयिकता। संप्रेक्षण समय से आरंभ होना चाहिए। अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं तो समय से आरंभ होनी चाहिए। ये नहीं हो कि समय निकल गया फिर हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। फिर होने है इसमें एकरूपता होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। संप्रेक्षण में एकरूपता होनी चाहिए, मतलब जिस बात पे टॉपिक पे बात की जा रही है वो वही होना चाहिए। ये नहीं कि कभी हम कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो संप्रेक्षण प्रभावी नहीं रह पाता इससे। फिर है इसमें लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब कठोर या दृढ़ नहीं होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम कोई अपनी बात कह रहे हैं और वो दूसरे लोगों को उस तरीके से समझ नहीं आ पा रही, तो हम इसे फ्लेक्सिबिलिटी लाके उसको दूसरी तरीके से पेश कर सकते हैं, दूसरी तरीके से उसको कह सकते हैं जो कि वो आसानी से समझ पाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रेक्षण सरल और लचीला होना चाहिए।
फिर है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। संप्रेषण प्राप्तकर्ता के लिए स्वीकार्य होना चाहिए, जो जिससे हम बात करना चाह रहे हैं वो उसके लिए स्वीकार्य होना चाहिए, और उसकी अनुक्रिया यानी कि उसका रिस्पॉन्स भी सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं, संप्रेषण हर जगह काम आता है, घर में, बाहर, ऑफिसेज में, स्कूल में, सब जगह संप्रेषण होता है, क्योंकि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक-दूसरे से बात करेंगे, तो ये कैसा होना चाहिए, जिसको हम भेज रहे हैं, जो प्राप्त करता है, रिसीवर है, उसके स्वीकार्य भी होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स भी करे, वो भी सकारात्मक होनी चाहिए। तो ये थे हमारे संप्रेषण के तत्व। अब हम पढ़ लेते हैं संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, हम किस लिए संप्रेषण करते हैं। तो संप्रेषण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले तो किसी संस्था की अगर हम बात करें, तो किसी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्यों के संबंध में स्पष्ट और उपयुक्त आदेश एवं सूचनाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। कि अगर हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उपयुक्त आदेश, अगर मैनेजर्स हैं अपने नीचे के एम्प्लॉइज को, अपने अंडर में जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको कोई आदेश देना चाहते हैं, सूचनाएं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। साथ ही श्रम संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होना करना। जैसे श्रम संगठन होते हैं ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनके बीच में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना होना चाहिए, जिससे कि श्रमिकों की हालत जो है उसमें सुधार हो। अगर श्रमिक सही होंगे तो प्रशासन भी बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है। कर्मचारियों को किसी विशेष परिवर्तन हेतु तैयार रहने के लिए पहले से ही आवश्यक सूचनाएं दे देना चाहिए। कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये हर लेवल पे होती है, हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। तो अगर कर्मचारियों को कोई विशेष परिवर्तन करना है, तो उसके लिए पहले से ही सूचनाएं इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। श्रमिकों के मध्य सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करना तथा कार्य हेतु अभिप्रेरित करना भी किसी संगठन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर श्रमिक सही से काम करेंगे ना, कि अपने कार्य के लिए अभिप्रेरित होंगे, वो उसके लिए मोटिवेट होंगे, तभी वो कार्य को अच्छी तरह करेंगे। और अगर श्रमिक अच्छी तरह काम करेंगे, तो उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट होगा। और ठीक है, उनके मैनेजर्स की बातों को अगर श्रमिकों के द्वारा ध्यान से सुना जाता है, तो उन्हें प्रॉफिट होगा, और वही एक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। इसी तरह घर में भी, कि कोई भी बात की जा रही है ना, तो वो सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए और अभिप्रेरित करने के लिए होगा। जैसे हम बच्चों से बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह संस्था की नीतियों एवं योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों से कर्मचारियों को अवगत कराना, कि जो भी संस्था की नीतियां हैं, योजना है, प्लानिंग है, पॉलिसीज हैं, उनसे जो रिलेटेड एम्प्लॉइज है उनको इंट्रोडक्ट कराना, कि भाई इंट्रोडक्शन, कि भाई किस तरह से हम अपनी नीतियां और योजना बना रहे हैं। फिर विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा कार्य निष्पादन रिकॉर्ड द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना, कि भाई अगर मान लो कोई टीचर है, क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ा रहा है, तो उसकी क्लास में विद्यार्थियों की उपस्थिति रहती है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, तो इस तरह से पता चल जाता है कि कौन अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, और लोग जो उससे रिलेटेड लोग हैं, वो उसको सुनने के लिए कितना तैयार है। फिर औपचारिक और अनौपचारिक रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर नियंत्रण स्थापित करना, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में, चाहे तो व्यक्तिगत तौर पर, कि इंडिविजुअल वे पे, या फिर सामूहिक तौर पर, ग्रुपिंग के तौर पर नियंत्रण करना, आपस में कंट्रोल करना, यही एक संप्रेषण का उद्देश्य होता है। अब हम पढ़ते हैं कि संप्रेषण के कार्य कौन-कौन से हैं, कि 4 कार्यों में विभाजित किया जाता है। सबसे एक है व्यक्तिगत संदर्भ में। अब अगर हम इंडिविजुअल के बारे में बात करें, तो यह ज्ञान के लिए विषय वस्तु उपलब्ध कराता है, ये सफलता का मार्ग का निर्धारण करता है, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, और ये व्यक्ति को समाज बनाने में सहायता करता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संदर्भ में हम संप्रेषण के कार्य देखें, तो ये ज्ञान के लिए विषय वस्तु उपलब्ध कराना, सफलता के लिए मार्ग का निर्धारण करना, व्यक्ति के लिए व्यक्तित्व को निर्धारित करना, और व्यक्ति को समाज बनाने में सहायता प्रदान करना संप्रेषण के पहला कार्य है। दूसरा कार्य है सामाजिक संदर्भ में देखा जाए, तो पूरे समाज को लेकर, तो ये समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। जैसे हमें आज़ादी मिली थी, है ना? तो सामाजिक संदर्भ में हमने कम्युनिकेशन किया था। हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है? और जो देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, तो आपस में कम्युनिकेशन होता था, तभी तो समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि हमें आज़ादी मिली, और आज भी हमारे समाज में बहुत परिवर्तन आ रहा है। ठीक है? हमारे लीडर्स अच्छे होंगे, तो समाज उसी हिसाब से काम करता है। यह व्यक्ति को शिक्षित कर कार्य करने में समर्थ बनाता है। अब हम कम्युनिकेशन के तौर पर ही तो शिक्षित हो पाते हैं, जैसे इस समय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके? ये एक मार्गी भी हो सकता है, द्विमार्गी भी हो सकता है। अब मैं वीडियो के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक मार्गी है, ठीक है? अगर हम क्लास में पढ़ रहे होते, फेस टू फेस पढ़ रहे होते, आई कॉन्टैक्ट से पढ़ रहे होते, तो क्या होता है कि ये द्विमार्गी संप्रेषण होता। तो ये व्यक्तियों को शिक्षित करके कार्य करने में समर्थ बनाता है। और तीसरी बात है कि आकस्मिक कार्य प्रणाली में भी सहायता करता है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक तौर पे देखें, साइकोलॉजी तौर पे देखें, तो ये व्यक्ति की वृद्धि के लिए अच्छा पर्यावरण उपलब्ध कराता है।
यह समूह में मनोबल को बढ़ाता है, संगठन में लोगों को कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये था मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी के संदर्भ में। और चौथा है भौतिक संदर्भ में। फिजिकली अगर हम देखा जाए तो ये ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जहाँ लोग एक दूसरे से संप्रेक्षण कर सकें। ठीक है, हम आप समाज में रहते हैं, ये एक ऐसा एनवायरमेंट में रहते हैं, फिजिकली जो एनवायरमेंट हमारे सामने है, तो एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जो एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर पाएँ और साथ ही ये लोगों के व्यवहार नियंत्रण हेतु उपकरण भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि हम आपस में बात कराते हैं, तो हम कम्युनिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं, टेलीविज़न वगैरह के थ्रू हो सकता है, ठीक है? एक तरफ़ा हो या द्विमार्गी हो, लेकिन संप्रेषण हो जाता है। तो देखा जाए तो हमने संप्रेषण के कितने कार्य पढ़े? 4, व्यक्तिगत संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक संबंध में और भौतिक संबंध में, ठीक है? तो अगर ये आ सकता है कि संप्रेषण के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5, तो आप 4 पे टिक कर दोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन साथ में डिटेल में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब है संप्रेषण के प्रकार, कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रत्येक संगठन में औपचारिक संप्रेषण प्रणाली का ही अनुसरण किया जाता है। इसे आधिकारिक संप्रेषण भी कहा जाता है। इस संप्रेषण के अंतर्गत प्रेषक यानी कि जो अपनी बात को कह रहा है, जो सेंडर है, वो अधिक प्रभावी होता है। प्रत्येक संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण आवश्यक है तथा इसकी कार्यप्रणाली पूर्व निर्धारित होती है। तो अगर हम किसी एक ऑफिस की बात करें, एक फर्म की बात करें, एक उद्योग की बात करें, किसी संस्था की बात करें, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें क्या होता है? ये औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, सब कुछ फॉर्मल चलता है। ठीक है, और ये प्रभावी भी होता है। जो सेंडर है, मान लो मैनेजर है, अपने एम्प्लॉइज को कुछ कहना चाह रहे हैं, तो सेंडर हो गया मैनेजर, ठीक है, और रिसीवर हो गए उसके एम्प्लॉइज। तो ये अधिक प्रभावी होता है और ये संगठन के लिए औपचारिक संप्रेषण ही आवश्यक होता है। इसमें इनफॉर्मेलिटी नहीं होती, मतलब मैनेजर और एम्प्लॉइज में थोड़ा सा मतलब फॉर्मल वे चलता है। और इसकी जो पूरा प्रोसेस होता है ना, पूर्व निर्धारित होता है कि भाई कब क्या काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किस तरह से एम्प्लॉइज अपनी बात को तक पहुंचाएंगे और कैसे मैनेजर्स अपनी बात एम्प्लॉइज तक पहुंचाएंगे, ये सब एक पूर्व निर्धारित होता है। तो औपचारिक संगठन के नेटवर्क के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो चेन नेटवर्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से। तो पहला है श्रृंखला नेटवर्क यानी कि चेन नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण किया जाता है, ठीक है, चेन बनती है इसमें। इस संप्रेषण में कार्य की गति उच्च होती है और कार्य में परिशुद्धता यानी कि प्योरिटी भी होती है। कार्य संतुष्टि कम होती है, मतलब कार्य में परिशुद्धता तो होती है, तेजी से काम होता है, लेकिन कार्य संतुष्टि कम होती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रजा होती है ना, प्रजातांत्रिक प्रणाली, लोकतंत्र हो गया, प्रजातंत्र हो गया, तो इसमें ना बस कार्य की गति तो तेजी से होगी कि आज इन्फॉर्मेशन आपने दे दी और नीचे तक पहुंच गया, लेकिन कार्य की संतुष्टि पूछा जाए तो वो थोड़ी कम होगी। दूसरा है तारा संपादक, मतलब स्टार नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत किसी संस्था में कार्य करने वाले जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं या उच्च अधिकारी के अंदर उसके अंतर्गत काम करते हैं, उसके अधीनस्थ होते हैं, तो इन दोनों के बीच में संबंध होता है, किसमें? अधीनस्थ कर्मचारी में और उच्च अधिकारी के बीच में। इस नेटवर्क के अंतर्गत नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नेता होता है ना, लीडर होता है, ठीक है, वो लीडरशिप दिखाता है, नेतृत्व करता है। इसी तरह उच्च अधिकारी नेतृत्व करते हैं किसका? अधीनस्थ कर्मचारियों का। यह संप्रेषण की तांत्रिक शैली के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? देखो, पहले वाला तो था हमारा सीधा सीधा चलता था, 2 व्यक्तियों के बीच में चलता था, ठीक है, श्रृंखला नेटवर्क जो होता था। दूसरा है स्टार नेटवर्क। तो इसमें कहते हैं कि भाई जैसे एक्स उच्च अधिकारी है, वो ए बी सी डी उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, तो वो उनको उन तक पहुंचाएगा। तो मेन जो हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा उच्च अधिकारी, और ए बी सी डी ये सारे जो हैं उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं। तो इसमें भी देख लो, एक्स है हाई लेवल पे, इसके 2 सबॉर्डिनेट्स हैं ए और बी, और सबॉर्डिनेट्स ए का है सी, बी का है डी, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस तरह से बात पहुंचेगी। तो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक बात को पहुंचाता है, इसे कहा जाता है तारा नेटवर्क, ठीक है। ये स्टार जैसी शेप इसकी आ रही है। फिर है वृत्त संप्रेषण नेटवर्क, सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों की स्थिति एक प्रकार की होती है, जब कि वो एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। इस संप्रेषण नेटवर्क के अंतर्गत कार्य की गति मंद होती है, नेतृत्व कमजोर होता है तथा कार्य की संतुष्टि अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इस नेटवर्क का प्रयोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत किया जाता है। देखो, एक तरह से ये वैसे तो हेक्सागोन बना हुआ है 6 साइड से, लेकिन इसको कहा जाता है सर्कुलर, ठीक है। ये एक सर्कल के वे में चलता है, एक सर्कल के वे में चलता है ये,
ठीक है, इस तरह से। तो ए से बी पर बात करी, सी डी ई एफ जी एच, ओके। और इसके दोनों तरफ हो सकते हैं, ए बी से भी बात कर सकता है और बी ए से भी बात कर सकता है। देखो दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं, तो ये क्या एक सर्कुलर की तरह से बन गया, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। फिर फोर्थ है सभी मार्ग नेटवर्क यानी कि ऑल चैनल नेटवर्क। इस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से बात कर सकता है। ठीक है, देखो ऊपर वाले में तो ए बी से बात कर रहा था, ए और बी के बीच में हो रहा था संप्रेषण, फिर बी और डी के बीच में हो रहा था, फिर डी और एफ के बीच में हो रहा था आपस में। तो मतलब दो व्यक्ति बात कर सकते हैं एक बार में। जबकि ऑल चैनल नेटवर्क में कोई भी किसी से भी कर सकता है। इस नेटवर्क में प्रेरणा अधिक होती है, लेकिन इसमें नेतृत्व और कमजोर पाया जाता है। तो जिसमें जितना ज्यादा इनफॉर्मल होता जाएगा ना, उतना उसकी लीडरशिप तो कम हो जाएगी, नेतृत्व कम हो जाएगा, लेकिन कार्य संतुष्टि अधिक होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन अधिक होता है, यानी कि कोई भी किसी से बात करे, ठीक है, ये इससे भी बात कर सकता है, इससे भी, इससे भी, ठीक है। इसी तरह ये इससे भी बात कर सकता है, इससे भी बात कर सकता है, इससे, इससे, किसी से भी, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो इसे कहा जाता है सभी मार्ग नेटवर्क, ओके। तो इसमें नेतृत्व कमजोर होता है, लेकिन कार्य संतुष्टि अधिक होती है। फिर है वाई आकार का संप्रेक्षण, वाई शेप